वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। शिरकत करने के लिए दुनिया भर के जुटेंगे दिग्गज लीडर्स। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में बैठक आज। सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पे होगी चर्चा। 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा में प्रत्याशियों पर मंथन शुरू। 2% से कम जीत हार वाली 48 सीटों पर दिग्गज नेताओं को उतारेगी पार्टी। आज बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत विधायक के पुष्पांजलि कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास भवन सभागार में करेंगे मंडलीय समीक्षा बैठक। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने के संकेत। सपा प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दिए संकेत। विधायकों की बैठक में बोले अखिलेश यादव। 19 राज्यों में आज भी कोहरा छाए रहने का अनुमान। यूपी राजस्थान में आज भी कोल्ड वेव चलेगी। एमपी महाराष्ट्र में बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की हो चुकी है शुरुआत। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 10 जनवरी को VGGS 2024 की होने वाली है शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की होने वाली है शुरुआत, यानी कि आज इस समिट की शुरुआत हो जाएगी। शिरकत करने के लिए दुनिया भर के दिग्गज लीडर्स भी जुड़ेंगे। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की होने वाली है शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे उद्घाटन। 10 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की शुरुआत होने वाली है, यानी कि आज होने वाली है शुरुआत। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियां की जा रही थी, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की, और उसके बाद आज इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री करते हुए नजर आएंगे, जिसका उद्घाटन करेंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगभग 9:30 बजे के आसपास वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और उसके जी बाद गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेन्द्र पटेल अपना संबोधन करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये 10वां गुजरात समिट है और जिसमें अहम जानकारी ये है कि 2003 को पहला गुजरात समिट की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी, जब वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जब से लगातार जो है 9 जो समिट हो चुके हैं, ये 10वां समिट है, लेकिन 9वां समिट 2019 में हुआ था, क्योंकि कोरोना आ गया था, तो 20, 21, 22 को ये समिट नहीं हो पाया। और जब 23 के बाद 24 में अब इसकी शुरुआत 10वां जो है ये संस्करण है। उसमें सबसे साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, कई बड़े बिजनेसमैन, कई बड़े नेताओं के दिग्गज पहुंचे हुए हैं, जिसमें कल एक प्रधानमंत्री ने रोड शो भी निकाला था, जिसमें यूएई के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने रोड शो किया था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से इस समिट में कई बड़े दिग्गज नेताओं के भी जुड़ने की बात सामने आ रही है, जो कि देश विदेश से पहुंचेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं इतने बड़े लेवल पर जिस तरीके से समिट का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसको अपनी एक उपलब्धियों में भी गिना सकती है आने वाले चुनावों में। बिल्कुल, देखिए उपलब्धियों में गिनवाने के लिए साफ तौर पर मैं आपको बता दूं, कल एक रोड शो हो चुका है, जिसमें जी यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने काफी लंबा रोड शो निकाला था अहमदाबाद में। और उसके बाद आज ये समिट है। समिट में विशेष तौर पर जो है कई बड़े उद्योगपति मौजूद रहेंगे, और जिसमें विशेष तौर पर जो है गुजरात के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। या बात करें
उससे संबंधित ही चर्चा होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात का चूंकि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से आते हैं, उनका लगाव गुजरात से है और कई बार वो लगभग 3 बार वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। लगातार वो गुजरात को लेकर फोकस करते हैं, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी करीब है। तो साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ पूरे बीजेपी जो है इस रणनीति के तहत जनता को एक मैसेज देने की कोशिश करेगी, जिसमें साफ तौर पर ये दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि बीजेपी ने किस प्रकार से वाइब्रेंट गुजरात समिट किया और उसको सफल आयोजन किया। इससे पहले G20 भी किया और उसमें कई सारी उपलब्धियां भी गिनवाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का, जैसे कि आपने लगाव भी बताया गुजरात से, और जिस तरीके से इतने समिट का आयोजन किया जा रहा है और रोड शो किया गया है, तो जाहिर तौर पर आने वाले चुनाव में बीजेपी इसको भी एक मुद्दा बना सकती है और अपनी उपलब्धियों में गिना सकती है। वहीं देखा जाए तो प्रवेश, जिस तरीके से कल एक रोड शो का आयोजन किया गया, यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, वही जानकारी भी सामने आ रही थी कि एमओयू पर भी हस्ताक्षर करे जाएंगे। तो आखिर किन किन एमओयू पर साइन किए गए हैं? देखिए, लगभग 10 जो है एमओयू पे साइन किए गए, जी द्विपक्षीय समझौता हुआ है, दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। साफ तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरी रणनीति के तहत हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है कि गुजरात में ये इतिहास बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ यूएई के राष्ट्रपति, या ये कहे साफ तौर पर मैं कहूँ किसी भी देश के राष्ट्रपति जो है हमारे देश में आकर ऐसे रोड शो निकाल रहे हैं। अमूमन देखा यह जाता है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो विशेष निमंत्रण के तौर पर जरूर अतिथि के रूप में जरूर कोई ना कोई पहुंचता है, लेकिन इस तरीके का रोड शो देश में पहली बार देखने को मिला है। विशेष तौर पर गुजरात की बात करूं तो गुजरात में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। और उसके बाद द्विपक्षीय जो समझौता हुआ है, दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए, दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिश्ते कहीं ना कहीं आने वाले समय में गुजरात और पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया साबित भी होंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से समिट का आयोजन किया जा रहा है और देश विदेश के कई दिग्गज नेताओं के जुड़ने की बात सामने आ रही है, समिट में पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत अच्छा आयोजन भी माना जा रहा है और इससे कई उपलब्धियां भी भारत को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज लगभग कुछ ही देर में 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट की शुरुआत करते नजर आएंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की आज शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वही देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिन यूएई के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है, करीब कई सारे एमओयूज भी साइन किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारत को एक उपलब्धियों के तौर पर भी दर्शा रहा है। और जिस तरीके से आज समिट में कई बड़े दिग्गज नेताओं के जुड़ने की बात सामने आ रही है, जो कि देश विदेश से पहुंचेंगे गुजरात, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है। वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस समिट के आयोजन को और इस रोड शो को एक मुद्दा बना करके भी और अपनी उपलब्धियों में भी गिना सकती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर उत्तर भारत में शीतलहर का सिलसिला जारी। देश के करीब 20 राज्यों में आज भी कोहरा रहने का अनुमान। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी, शीतलहर का सिलसिला जारी, जहां पर देश के करीब 20 राज्यों में आज भी कोहरा रहने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा में तापमान में बड़ी गिरावट, 19 राज्यों में आज भी कोहरा छाए रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज भी कोल्ड वेव चलेगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बारिश के आसार, तापमान गिरने से पड़ी कड़ाके की ठंड। अमृतसर में तापमान 9.5 डिग्री रहा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश समेत देश के तमाम राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है, कोहरा भी बढ़ रहा है, तो वहीं शीतलहर का सिलसिला भी लगातार जारी है।
तापमान में गिरावट की वजह से देखा जाए तो गलन में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिस तरीके से गलन बढ़ रही है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 राज्यों में कोहरा रहने का अनुमान आज भी मौसम विभाग ने जताया है। तो वहीं पंजाब और हरियाणा में तापमान में बड़ी गिरावट की बात सामने आ रही है। देखा जाए तो 19 राज्यों में आज भी कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ एकाध राज्य ऐसे हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कई कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं किए जा रहे हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार की परेशानियां सामने आ रही हैं। तो बता दें कि देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है, लगातार मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करता रहता है। इसी को लेकर के हमारे साथ अतिरिक्त जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा और चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। साथ ही बरेली से संवाददाता विवेक परासरी, लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय, अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह, सरगुजा से संवाददाता विकास गुप्ता और बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता का। विनोद जी, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, वही ये भी बात सामने आ रही है कि पंजाब और हरियाणा में देखा जाए तो तापमान तेजी से गिर सकता है। बड़ी संख्या में तापमान में गिरने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, पंजाब और हरियाणा की बात करें तो तापमान में गिरावट भी आई है, और साथ साथ जो कहीं के अगर कई जिलों की बात करें, हरियाणा पंजाब के, वहाँ कोहरे की तो कमी आई है, परंतु ठंड के जो मौसम या कह लीजिए जो ठंड की जो गिरावट है वो बहुत तेजी के साथ देखने को मिली है। कहीं अलग अलग जिलों की बात करें 10 डिग्री, तो कहीं पे 4-5 डिग्री। पंचकुला की बात करें, क्योंकि पंचकुला एक जो ऐसा जिला है जो सटा हुआ है हिमाचल के साथ, सटे होने की वजह से उसकी गिरावट सबसे कम 7-8 डिग्री के करीब आई हुई है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब हिमाचल के नजदीक होने की वजह से ठंड इतनी ज्यादा बढ़ रही है, और खुद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और आने वाले समय में खुद पर ठंडी जो लहरें हैं, शीत लहरें, वो तेजी के साथ बढ़े, क्योंकि हिमाचल के अंदर बर्फबारी के भी आसार है। बर्फबारी होगी तो हरियाणा पंजाब के अंदर असर पड़ेगा, चंडीगढ़ में असर पड़ेगा। मौसम इतना गिरावट है कि अगर अलग जो सबसे बड़ी बात है, हरियाणा पंजाब के अंदर खेती बहुत ज्यादा होती है, और खेती की वजह से यहाँ पर कोहरे की जो क्षमता है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब 0 डिग्री अगर कह दीजिए एक मीटर के अंदर, 100 मीटर के अंदर भी देखने के लिए मुश्किल हो रहा है कि लोगों को हाईवे पे जाने के लिए, कहीं पे जाने के लिए ठंड इतनी है कि शायद घर से निकलना भी मुश्किल है। खासकर अगर कपड़े ज्यादा पहनेंगे तभी शायद आप निकल पाएंगे, अन्यथा नहीं। पूरे हर एक अमृतसर की बात करें, अमृतसर गर्मियों में ज्यादा गर्म होता है, ठंडों में ज्यादा ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पर आसपास का एरिया कुछ करेगा, तो वहाँ पे भी अमृतसर के अंदर भी तापमान बड़ी तेजी के साथ गिरने को मिला है। गुरदासपुर की बात करें, गुरदासपुर के अंदर पाकिस्तान के नजदीक सीमा है, और वहाँ पे इतना है कि आप बिल्कुल 0 विजिबिलिटी आप कह लीजिए वहां पर। और यही कारण है कि शायद यहाँ फ्लाइटें भी यहाँ लेट हो रही है। हरियाणा पंजाब के अंदर जो हरियाणा पंजाब का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है शहीद भगत सिंह के नाम से, यहाँ पे फ्लाइटें भी लेट हो रही है, 0 विजिबिलिटी है। ठंड का कहने के कारण लोगों के अंदर सरकार ने जरूरी फैसिलिटी दी है कि यहाँ पर जो शेल्टर बनाए गए हैं, परंतु शेल्टर भी शायद आज इस ठंड में फेल होते नजर आ रहे हैं, ठंड इतनी भयानक है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से दोनों ही राज्य देखा जाए तो पहाड़ी इलाकों से सटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड देखी जा रही है। वहीं देखा जाए विनोद जी, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कोहरा और शीतलहर भी बढ़ रहा है, तो लोगों को खासा परेशानी का सामना तो करना ही पड़ रहा है। वहीं एक और देखा जाए तो बारिश का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, और जिस तरीके से बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो कहीं ना कहीं ठंड और बढ़ सकती है, तापमान गिर सकता है, और देखा जाए तो लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम रुक कर लेते हैं हमारे दिल्ली से संवाददाता प्रवेश का। प्रवेश, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और तापमान में बड़ी गिरावट की बात भी सामने आ रही है, तो इसको लेकर के प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज भी जो है कोहरे की चादर छाई हुई है, और पिछले 2 दिन से लगातार बादल होने की वजह से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। इस समय दिल्ली में शीतलहर भी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है, या बात करें जो गणित है, लगातार दिल्ली में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। 2 बार बारिश का अनुमान लगाया गया था, लेकिन दिल्ली में अभी तक बारिश नहीं आई है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि दिल्ली में अगर बारिश आती है तो दिल्ली वासियों को दोनों तरीके से बारिश को देखना होगा, क्योंकि अगर बारिश आती है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के
स्तर में कमी आएगी, लेकिन बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ेगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि बारिश होने की वजह से जल भराव की समस्या भी दिल्ली में उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बारिश दिल्ली वासियों के लिए राहत और परेशानी दोनों लेकर आएगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय दिल्ली में शीतलहर चल रही है। शीतलहर जी की वजह से जो तापमान है सामान्य से 6 डिग्री के नीचे चला गया है। उसमें बताया ये जा रहा है कि जितना ये अभी मौसम विभाग का जो अनुमान है, जितना ये सर्दी है अभी इसमें और भी ज्यादा इजाफा होना है। लगभग 2 से 3 दिन जो है अभी दिल्ली में और ठंड देखने को मिलेगी और इस प्रकार का मौसम लगातार रहेगा। लेकिन बारिश के लिए फिलहाल दिल्ली वासी शायद अभी इंतजार करेंगे। मौसम विभाग का जो गणित है लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि मौसम विभाग का गणित दिल्ली में फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के अलर्ट के बावजूद अभी तक दिल्ली में बारिश नहीं देखी गई है। बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका। जिस तरीके से दिल्ली में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश का और उसके बाद बारिश नहीं पहुंची है दिल्ली में, लगातार 2 बार से मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में फेल होता नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं बरेली से हमारे संवाददाता विवेक परासरी का। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि बरेली में किस तरह का मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, जहां पर कभी बारिश तो साथ ही कभी शीतलहर और कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग जारी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल कल शाम से ही बरेली में शीतलहर का प्रकोप अचानक से बढ़ गया था। लेकिन जहां तक बारिश का अनुमान की बात करें तो कल बारिश का अनुमान जरूर था उत्तर प्रदेश में, लेकिन बरेली में कल ही ना कहीं सूर्य देव के दर्शन देखने को मिले। लेकिन आज जो मौसम यहाँ सुबह से ही दिखा दे रहा है, लोग रोजमर्रा के अपने काम करने में लोगों को परेशानी होने लगी है, बट लोग ज्यादा कपड़े पहन के निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जनजीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हुआ है आज जिस तरीके से ठंड बढ़ी है। जी जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूर्य देवता के दर्शन हुए हैं तो लोगों को राहत मिलती जरूर नजर आ रही होगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। देखा जाए तो जिस तरीके से बरेली में बात सामने आ रही है कि बीते दिन धूप भी निकली थी, सूर्य देवता के दर्शन हुए, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही होगी। रुक कर लेते हैं हमारे लखनऊ से संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय का। कौशलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ के क्या हाल है, और रुक कर लेते हैं अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह का। तो आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जिस तरीके से चौतरफा विकास किया जा रहा है, लगातार मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश और कोहरे का, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार का मौसम अयोध्या में देखा जा रहा है? अभी आरपी का ले लो, 10 बजे हम दे देंगे। कह रहे अभी आरपी भाई का ले लो। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है, और साथ ही देखा जाए तो तापमान में एक बड़ी गिरावट देखी जा रही है, और साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जो कि पहाड़ी इलाकों से सटे हुए हैं, वहां पर तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। तो वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, शीतलहर देखी जा रही है, वहीं तापमान में एक बड़ी गिरावट के चलते कहीं ना कहीं ठंड बढ़ रही है और गलन भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बढ़े हुए कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, जहां पर अगर हाईवेज की बात की जाए तो वाहनों को चलने में दिक्कत हो रही है, बहुत ही धीमी रफ्तार से वाहन आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि दिन में भी लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है वाहनों को, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा होता है कि वाहनों को दिन में भी निकलने के लिए लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहीं इस बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए लगातार यात्राओं पर भी असर पड़ रहा है, जहां पर देखा जाए तो रेल यात्रा और साथ ही विमानों को भी निरस्त होने की बात सामने आती रहती है। देखा जाए तो जिस तरीके से कोहरा बढ़ता है, कहीं ना कहीं ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं, अपने समय से काफी देर तक पहुंच रही हैं, और साथ ही कभी कभी विमान को सीधा निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अयोध्या में चौतरफा विकास हो रहा है रामनगरी में, और खुद लगातार मुख्यमंत्री भी पहुंचते रहते हैं, उसके बाद जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश का, तो फिलहाल अगर बात की जाए तो अयोध्या में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है? जी अवंतिका जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में भीषण
ठंड पड़ रही है और यहाँ पे प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं चार चौबंद की कर दी गई है। हर चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की गई है, जगह जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं और कहीं कहीं पे गैस की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे गैस से लोगों की शिकायत की जा रही है, लोग जुट करके हाथ सेक रहे कर रहे हैं। तो रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सुटेबल कर दी गई है। जी, और साथ ही आरपी, अगर अयोध्या के मौसम की बात की जाए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है बारिश की, तो क्या इस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है या फिर अयोध्या में सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं? जी, आपको बताएं कि रामनगरी अयोध्या में बादल छाए हुए हैं, यहाँ पे और भारी ठंड भी है, लेकिन यहाँ पे जो है राम भक्तों का सिलसिला यहाँ पे काफ़ी बना हुआ है। यहाँ पे लोग जो है आने का सिलसिला बराबर 2 से 3 लाख लोग आ रहे हैं और रोज ठंड का कोई असर नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रामनगरी अयोध्या राममय हो चुकी है, एकदम पूरी तरीके से राम व्याप्त हो चुके हैं, उनको ठंड का असर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं का तांता नहीं टूट रहा है और लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आरपी आपका। आरपी, आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत करें और आप उनसे पूछें कि आखिर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ठंड में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पहुंचे हुए हैं, तो क्या किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी उनके बताएं, बाहर से आए हुए राम भक्त हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के हैं ये, इनसे भी बात कराते हैं। अभी ये बताएंगे कि दर्शकों को बताएंगे कि रामनगरी अयोध्या कैसे ऐतिहासिक है, यहाँ पे कितनी ठंड पड़ रही है, लेकिन किस तरह से राम व्याप्त है यहाँ पे रामनगरी अयोध्या में। आपको बताते चले, यहाँ जन जन में राम व्याप्त है, यहाँ पे जितने लोग हैं उनसे भी बात कराते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मैं दिल्ली से आया हूँ, रविंद्र कुमार द्विवेदी नाम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। और एक ही बात बोलना चाहूंगा सबसे पहले कि सौगंध राम की खाई थी, मंदिर यही बनाया है, सौगंध राम की खाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस संकल्प के साथ आज पांडुचेरी से कार्यकर्ताओं की आई हुई छतरी यात्रा जो अभी यहाँ से आरंभ होगी बिरला धर्मशाला से, और हनुमानगढ़ी जाकर के भगवान श्री हनुमान को वो छतरी समर्पित की जाएगी, क्योंकि अयोध्या के राजा हैं। और उन्हीं से हम संकल्प लेंगे कि जिस तरीके से भगवान हनुमान की शक्ति से राम मंदिर बना, वैसे ही हनुमान की कृपा से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही, ठंड का कोई असर आप नजर आ रहा है राम भक्तों को? क्या कहना चाहेंगे? 490 वर्षों से मेरे राम टाट में रहे, क्या हम उनके लिए ठंड नहीं सहन कर सकते? आज तो भव्य अवसर आया कि अपने महल में जा रहे हैं 22 जनवरी को, और उसके लिए साधुवाद सर्वोच्च न्यायालय का, क्योंकि हिंदू महासभा ने 1949 में अयोध्या जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह विराज ने केस डाला था, जो सुप्रीम कोर्ट में 9 सितंबर 2019 को फैसला आया। तो हिंदू महासभा की जीत थी, और हिंदू महासभा के द्वारा मुकदमा जीतने के बाद ये मंदिर निर्माण हुआ। और मोदी जी का धन्यवाद, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को डायरेक्शन दिया कि फैसला दो, वरना कांग्रेस शासन में भी सुप्रीम कोर्ट में था, एक भी तारीख नहीं पड़ती थी। तो मोदी जी ने फैसला करवाया। योगी आदित्यनाथ, जो कि उनके गुरु मान तवेदनाथ हिंदू महासभा के सांसद थे, उनके दादा गुरु मान दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के सांसद थे, और आज योगी जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। उनके शासन काल में मंदिर निर्माण का स्वप्न साकार हो रहा है। उन सभी का हिंदू महासभा बहुत बहुत साधुवाद करती है। रामनगरी अयोध्या को आप आए, देख रहे हैं कैसी अयोध्या, पहले की अयोध्या, इस अयोध्या में कितना अंतर है और कितना विकास हुआ, उसके बारे में बताइए। मान्यवर, मैं ये कहूंगा कि अब अयोध्या अपने भव्यतम रूप को प्राप्त कर रही है, और पूरे विश्व में ऐसी नगरी 2 साल बाद देखने को नहीं मिलेगी। लोग लंदन भूल जाएंगे, लोग फ्रांस की राजधानी भूल जाएंगे, लोग सिर्फ अयोध्या का नाम लिया करेंगे। बहुत लोग का कहना है कि आप तो हिंदू महासभा के हैं, यहाँ लोगों में आप देखें उत्साह देखें, जन जन में कण कण में राम व्याप्त है। क्या कहना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या और के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राम आज अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं, काशी की ज्ञान व्यापी में भी शिव स्थापित होंगे, मथुरा की ईदगाह मस्जिद हटेगी, वहां पर श्री कृष्ण स्थापित होंगे, और हिंदू महासभा इन सबके मुकदमे कोर्ट में लड़ रही है। जैसे राम जन्मभूमि का मुकदमा हिंदू महासभा जीता, वो कृष्ण जन्मभूमि का भी जीतेगी, वो ज्ञान व्यापी का भी जीतेगी। और तमाम मुगल शासन में जितने भी 3 लाख मंदिर तोड़े गए, उन सबको हम वापस लेंगे, और भारत फिर से विश्वगुरु बन करके गौरव गाथा विश्व में गाएगा। जी, आपको बताते चलें, ये है रामनगरी में अयोध्या में, यहाँ पे लोगों का उत्साह, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ जन जन में राम व्याप्त, चाहे इतनी ठंडी हो, चाहे भीषण ठंडी, यहाँ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन इनके उत्साह को देखिए, इनके जन जन में राम व्याप्त है, कण कण में राम व्याप्त है। क्यों ना हो, 500 वर्षों की लोगों की तपस्या पूरी होने जा रही है। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोग काफी उत्साहित है, जिसके बावजूद ठंड भी बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया आर पे आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो उस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन के इंतजामों की भी बात हम कर लेते हैं। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जहां पर वो हमें लगातार मौसम का हाल दे रहे हैं, बता रहे हैं, और साथ ही देखा जाए तो प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है, लोगों को किस प्रकार की परेशानी आ रही है, उस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। उनसे भी आगे जुड़ेंगे और आगे की जानकारी लेंगे। फिलहाल से वापस आ गए हैं, हम लगातार बने हुए हैं ठंड की खबरों पर, जहां पर देखा जाए तो एक और मौसम विभाग लगातार बारिश और शीतलहर की चेतावनी जारी कर रहा है, तो वहीं लोगों को ठंड से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर विजिबिलिटी कम हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों को इससे भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बढ़े हुए कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट पहुंच रही हैं और विमान निरस्त कर दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कि हमसे लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ सरगुजा से संवाददाता विकास गुप्ता जुड़े हुए हैं। विकास, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि सरगुजा के क्या हाल देखे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है, उसके बाद अगर सरगुजा के मौसम की बात की जाए तो आखिर कैसा मौसम देखा जा रहा है? जी अवंतिका, मैं आपको जैसे बताना चाहूंगा, अभी सरगुजा में कड़ाके की ठंड बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिन से कोहरे से ढके हुई थी पूरी सरगुजा, और अभी धूप का दर्शन हुआ है, सूर्यदेव का दर्शन किया गया। जैसे कि यहाँ छत्तीसगढ़ का शिमला माना जाने लगा, मैन पार्क में अभी भी कड़ाके की ठंड है। इतना कोहरा है कि वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को सुबह भी लाइट के द्वारा कहीं जाना पड़ रहा है, और जिला प्रशासन द्वारा अभी चौक चौराहों पे अलाव का व्यवस्था किया गया है। जी, यानी कि देखा जाए तो दिन में भी कोहरा इतना है कि लोगों को लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और साथ ही हमारे साथ बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि आखिर बागपत में कैसा मौसम देखा जा रहा है। बारिश के आसार, लगातार बारिश को लेकर के भी मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, तो क्या बागपत में बारिश के आसार दिख रहे हैं? जी अवंतिका, आपको बता दूं कि बागपत दिल्ली राज्य से सटा हुआ है और यमुना का किनारे पर बसा हुआ है, और यहाँ पर जो घना कोहरा जो चल रहा है, घने कोहरे और बढ़ती जो कड़कड़ाती ठंड है, जो हाड़ कपाने वाली ठंड है, ठंड के कारण पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना इसमें करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह खैर अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, लेकिन अलाव के कारण भी हाड़ कपाने वाली जो सर्दी चल रही है, जो शीतलहर चल रही है, इससे लोगों को बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। अब बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसों पर जितने जो चौपहिया वाहन है, सभी पहियों के जो हैं वो जाम, पूरी तरीके से जाम हो गए हैं। रात को भी सभी जो आवागमन वाहनों का होता था उस पर भी वह भी पूरी तरीके से बंद दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि जिस तरह से बढ़ती ठंड है, ठंड के कारण लोगों को जहां भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं बारिश की जो अनुमान लगाया जा रहा है, बारिश से और भी ज्यादा ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। जी अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। हमारे साथ लगातार भोपाल से संवाददाता सुनील मालवीय जुड़े हुए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में भी बारिश के आसार, बारिश का अलर्ट जारी किया है, बारिश के आसार भी देखे जा रहे हैं, तो भोपाल की बात की जाए तो कैसा मौसम देखा जा रहा है भोपाल में? जी बिल्कुल अवंतिका, देखिए बिल्कुल 6 से 7 दिन बाद कल सूर्यदेव के दर्शन हुए थे लगभग 10:30 बजे, लेकिन अभी भी आज जो मौसम है बिल्कुल घना कोहरा छाया हुआ है, और ठंड जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से जो बचने के लिए लोग ठंड से बचने के लिए आग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आग जलाकर बैठे हुए हैं। और कहीं जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्षेत्र, जो अलग जो पर्यटन जो क्षेत्र है, पचमढ़ी की बात की जाए या कुछ और अन्य जो है मांडू की बात की जाए, तो वहां पर कड़ाके की ठंड है, और बिल्कुल जो बर्फ भी, कुछ जगह बर्फ भी जमी हुई। तो एक मानो कि मध्य प्रदेश और कहीं जो जिले हैं वहां पर जो लोगों का जो जनजीवन है वो काम करने में भी परेशानियों का काफी सामना करना पड़ा। इस ठंड की वजह से लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और शासन के सख्त निर्देश है। सुबह के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिन रेन बसेरा
का औचक निरीक्षण करने लगातार निकले थे और वहां पर उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ठंड से किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो। और फिर उज्जैन गए डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां पर रात को 11:30 बजे जो लोग बाहर बैठे हुए थे उन लोगों को कंबल वितरण किए और कई जो समाज सेवी संस्थान है वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो समाज से अपने अपने आप में मदद कर रही है और लोगों को कंबल वगैरह बांट रही है। जी अवंतिका। जी सुनील, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से खुद जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव वो लगातार दौरा कर रहे हैं और साथ ही लोगों को कंबल बांट रहे हैं, तो जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इस बात को लेकर सजग होंगे कि उन्हें भी लगातार जितने भी इंतजामों की बात है वो किए जाने चाहिए। साथ ही सुनील ये भी जानना चाहेंगे कि देखा जाए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि खुद मुख्यमंत्री उतरे थे सड़कों पर और देख रहे थे किस प्रकार के इंतजाम है, तो अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो क्या ग्रामीण इलाकों में भी इसी प्रकार की समुचित व्यवस्था की गई है ठंड को लेकर के? जी देखिए अवंतिका, ग्रामीण क्षेत्र में जो देहात क्षेत्र वहां पर जो जंगल लगे रहते हैं और जंगल सटे हुए रहते हैं, तो ग्रामीण लोग खुद अपनी व्यवस्था आग से बचने के लिए अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है यहाँ पर जंगल दूर होते हैं और यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो जंगल तक जा नहीं पाते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं खुद अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। जी, देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था तो लोग कर सकते हैं, लेकिन रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों को लेकर के क्या हाल है? क्या वहां पर भी रैन बसेरे के जो हाल है वो चुस्त दुरुस्त कर दिए हैं प्रशासन ने, या फिर वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं इस तरीके की तैयारियों का प्रभाव देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के सूबा के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रेन बसेरों का औचक निरीक्षण भोपाल में किया था और फिर सभी जो अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जो भी क्षेत्र में जो गांव है, जो कस्बा, वहां पर जो रेन बसेरा उसको समुचित उसकी व्यवस्था की जाए और वहां पर ब्लैंकेट वगैरह तरीके से जो बचाव है, जो हीटर है वो उनके पुख्ता इंतजाम किया गया। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी सकते हैं और कहीं ना कहीं जो रेन बसेरों में है वो व्यवस्थाएं अच्छी कर दी गई है ठंड को देखते हुए। जी अवंती, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लगातार व्यवस्था काफी अच्छी की जा रही है और पूरे मध्य प्रदेश में खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया है, बारिश और शीतलहर को लेकर के देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर बारिश के भी आसार कई राज्यों में हैं और साथ ही बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए शीतलहर की, तो शीतलहर की वजह से गलन बढ़ रही है और साथ ही कोहरा भी बढ़ रहा है। बढ़े हुए कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर लोगों को वाहन की लाइट जलाकर और बहुत ही धीमी रफ्तार में आगे बढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं देखा जाए तो कई राज्यों में हाल ऐसे है कि दिन में भी धूप नहीं निकलती है, जिस कारण कोहरा रहता है और लोगों को दिन में भी वाहनों की लाइट्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहां पर प्रशासन ने काफी चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए हैं। शहरी इलाकों से लेकर ग्रामीण इलाकों में रैन बसेरों की व्यवस्था भी की गई है, तो साथ ही चौराहों पर अलाव का इंतजाम भी किया गया है। खुद अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जमीनी स्तर पर जाकर हकीकत देख रहे हैं और साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को और ठंड से किसी की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साथ ही जो लोग रोड पर रहते हैं उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि देखा जाए तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहा है और साथ ही लगातार इस तरीके के आदेश दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारियों के द्वारा, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ठंड को लेकर के वो की जा सके। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें, जहां पर आज बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 11 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी। दिवंगत एमएलए मानवेंद्र सिंह के परिवार से करेंगे मुलाकात। दिवंगत विधायक के पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पैतृक गांव ढकिया परवेजपुर में होगा सीएम का कार्यक्रम। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बरेली से संवाददाता विवेक परासरी जुड़े हुए हैं।
विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली भी पहुंच रहे हैं, जहां पर दौरा कर सकते हैं और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम भी हैं जहां पर शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से आज का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है उसमें 10:55 पे लखनऊ से चलकर 11 बजे पहुंचेंगे बरेली से चेंज ओवर करने के बाद शाहजहानपुर पहुंचेंगे। शाहजहानपुर से विधायक जो दिवंगत विधायक हैं उनके पुष्पांजलि कार्यक्रम में उनके पुष्प शामिल होंगे। उसके बाद 12:15 पर बरेली के त्रिशूल एयरबेस पे वापस आएंगे और वहां से रामगंगा नगर आवासीय योजना में रामायण वाटिका में हनुमान मूर्ति का अनावरण करेंगे और ठीक 12:40 पर वहां से प्रस्थान करके इंडोर स्टेडियम का एक उद्घाटन करेंगे, जहां और फिर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सर्किट हाउस पहुंचने के बाद में बरेली क्लब में वहां पे कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास उनको करना है और उसके बाद विकास भवन में जहां पे जनप्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद में एक मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन है, वहां शिरकत करेंगे। उसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद वो ठीक शाम को 5 बजे लखनऊ के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। जी विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से सीएम पहुंच रहे हैं बरेली, जहां पर उनके कई कार्यक्रम भी आयोजित हैं जहां पर वो शामिल हो सकते हैं, तो उसको लेकर के क्या प्रशासन की जितनी भी तैयारियां हैं वो पहले से पूरी कर ली गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रूट डाइवर्जन पूरी तरीके से कर दिया गया है। जो बाहर से आने वाले वाहन है उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर ही उनके सारे प्रोग्राम है। नगर के अंदर एक तो प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा जो भी प्रशासन अपनी तरफ से अधिकतम जो कर सकता है सुरक्षा के लिए, वो सभी कुछ यहाँ पे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है जहां पर बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए कई तैयारियां प्रशासन ने पहले से ही पूरी कर ली गई है। रूट डाइवर्जन किए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या में होगी बैठक। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज होगी बड़ी बैठक। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में होगी बैठक। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष पदाधिकारी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या के सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर की जाएगी चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, सुनील बंसल रहेंगे मौजूद। 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में रहेंगे मौजूद। अयोध्या के पंचवटी होटल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या में किया जाएगा बड़ी बैठक का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आज होगी बड़ी बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष पदाधिकारी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। अयोध्या के सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर की जाएगी विशेष चर्चा। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और सुनील बंसल भी रहेंगे शामिल। वहीं 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में रहेंगे मौजूद। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या के पंचवटी होटल में बैठक का आयोजन किया जाएगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी बैठक में रहेंगे उपस्थित। खबर हम आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या में किया जाएगा बड़ी बैठक का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया जाएगा बड़ी बैठक का आयोजन। केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष पदाधिकारी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। वहीं अयोध्या के सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर की जाएगी विशेष चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और सुनील बंसल इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। वहीं 4 राष्ट्रीय महामंत्री भी अयोध्या में रहेंगे मौजूद।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से अयोध्या में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, और साथ ही प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एक बड़ी बैठक के आयोजन की बात भी सामने आ रही है, जिसमें कई राष्ट्रीय महामंत्री और बड़े अधिकारी भी मौजूद रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, क्योंकि 22 तारीख को श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेके बीजेपी पूरी तैयारी कर चुकी है, क्योंकि वहाँ पे जो बीजेपी के नेताओं का जो जमावड़ा, जो प्रधानमंत्री वीआईपी का जो जमावड़ा रहेगा, वहाँ कार्यक्रम कैसे रूपरेखा अंतिम तैयार की जाएगी उसके लेके एक बैठक की गई है। आज वहाँ पे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब वहाँ पे एक बैठक होनी है सर्किट हाउस में, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष और सुनील बंसल और जो है आपको तरुण चुग, तो ये लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तरुण चुग कल रही है और यहाँ लखनऊ पहुँच चुके थे। कल यहाँ एक उन्होंने बैठक की पदाधिकारियों के साथ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी मौजूद। उसके बाद वो शाम को ही अयोध्या के लिए निकल गए। और आपको बताएं कि बीएल संतोष परसों से ही लखनऊ में थे, वो वहाँ पे निराला नगर में एक बैठक चल रहे थे संगठन के साथ, वो भी कल जो है उनके साथ अयोध्या निकल गए। वहाँ पे जो बैठक होगी वो पार्टी पदाधिकारियों ने, क्योंकि पूरे पार्टी जो संगठन है, जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि कौन लोग आएंगे, उनको दर्शन करवाने की पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ना। वहाँ पे जो ट्रस्ट मंदिर श्री राम भूमि जन्म तीर्थ ट्रस्ट है, उसको लेके जो है कि साथ में बैठक की जाएगी कि जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको कैसी सुविधा दी जाए, क्या किया जाए। पूरी तैयारी को लेके आज एक अंतिम बैठक की जाएगी और उस बैठक से ही निष्कर्ष कोई अगला निकल पाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर आएंगे और लोग जो भी नाराजगी है लोगों को भी दूर करने की भी कवायद शुरू की जाएगी। जी कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से एक बड़ी बैठक के आयोजन की बात सामने आ रही है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इसकी बैठक की अध्यक्षता जो राष्ट्रीय महामंत्री जो तरुण चुग है वो कर रहे हैं, और जो 4 संगठन महामंत्री है उनको भी बुलाया गया। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से लेके उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं उनको बुलाया गया है, वो भी मौजूद रहेंगे। और सुनील बंसल जो पहले यहाँ रहे और राष्ट्रीय महामंत्री केंद्र में इस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी भी हैं, उनको भी बुलाया गया है। ये सब लोग वहाँ बैठे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और हिंदी भाषी क्षेत्र में जो राजनीति की अच्छी पकड़ करते हैं उनको बुलाया गया है। वहाँ पे जो बैठक होगी सिर्फ उसका एक कारण कि अंतिम रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जितने वीआईपी आएंगे, क्योंकि संगठन के भी कई लोग हैं जो अन्य राज्यों से आएंगे, उनको लेके भी जो है तैयारी की जा चुकी है। और बीजेपी की जो अंतिम रूप जो बैठक है उसको देके जैसे 15 तारीख से ही वहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग जाएगा और वहाँ पे जो संगठन पदाधिकारी हो कुछ न कुछ वहाँ पे कुछ लोगों को वॉलंटियर बनाया जाएगा। तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो भी नेता आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं या मेहमान आ रहे हैं, उनको कैसे क्या ट्रीट किया जाए, उसकी पूरी जो है रूपरेखा एक तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से 15 तारीख के आसपास से कार्यक्रमों की शुरुआत होने की बात सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और साथ ही क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी बैठक की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को आना है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं बड़ी बैठक की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से 15 जनवरी से अयोध्या में कार्यक्रमों की शुरुआत होनी है, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, साथ ही क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ी बैठक का आयोजन करके चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। थाना सरोजनी नगर क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। सरोजनी नगर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा।
बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सरोजनी नगर क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। बाइक सवार युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। वही खबर आपको बता दें, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। बीच रोड पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। बीच रोड पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। घायल प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। घायल प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची गुडम्बा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। गुडम्बा थाना क्षेत्र के आदिल नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हम आपको बता दें, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। बीच रोड पर बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी। घायल प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में कराया भर्ती। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी हुए फरार। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।